हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई एम आलोक। ये आपका चैप्टर 9 का सेकंड पार्ट है जिसमें हम पढ़ रहे थे द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया के बारे में, जिसमें हमने देखा पुर्तगीज इन इंडिया, डच इन इंडिया, फ्रेंच इन इंडिया एंड ब्रिटिश इन इंडिया। आज हम स्टार्ट करेंगे रिवलरी अमॉन्ग यूरोपियंस से। शुरुआत में सी रूट्स डच एंड पुर्तगीज के अंडर में थे। 18वीं सेंचुरी में ब्रिटिश कंपनी ने इंडियन सी रूट्स पर मास्टरी ले ली। यूरोपियंस ने इंडिया में फैक्ट्री सेटअप की और उन्हें किले में बदल लिया ताकि वो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज के अटैक से बच सकें। यूरोपियन कंपनीज एक दूसरे से ऊंचे उठने के लिए एक दूसरे की गुड्स की सप्लाई को रोकने की कोशिश करते थे। फ्रेंच एंड ब्रिटिश कंपनी ने आपस में कई लड़ाई लड़ी। सारी लड़ाई ब्रिटिश कंपनी ने जीत ली। एंग्लो फ्रेंच रिवलरी, इसमें हम देखेंगे कि जो ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनीज के बीच में वॉर्स हुई। इंडिया में यूरोपियन कंपनीज अपनी मोनोपोली चाहती थी। इसके लिए उनके बीच 1744 से 1764 के बीच कई सारी वॉर्स हुई। ये वॉर्स इंडिया के लोकल रूलर्स के सपोर्ट को लेकर लड़ी गई। द कर्नाटिक वॉर्स, कर्नाटिक वॉर्स उन्हीं युद्ध की श्रृंखला है जो ब्रिटिश एंड फ्रेंच कंपनीज के बीच लड़े गए। क्योंकि ये तमिलनाडु, साउथ ईस्ट कर्नाटका एंड साउथ आंध्र प्रदेश में लड़े गए, इसलिए इन्हें कर्नाटिक वॉर्स बोला जाता है। द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर 1746 टू 1748। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर तब हुई जब ब्रिटिश ने फ्रेंच शिप्स और पौंडीचेरी को अपने कब्जे में ले लिया। फ्रेंच ने डुप्लेक्स अटैक किया और फोर्ट सेंट जॉर्ज जो मद्रास में है और ब्रिटिश के अंडर में था वो जीत लिया। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन वार में फ्रेंच इंग्लैंड से हार गया था तो उन्होंने मद्रास के बदले में ब्रिटिश से लुइसबर्ग ले लिया जो कि अमेरिका में है। द सेकेंड कर्नाटिक वार 1748 टू 1754। ये वार हैदराबाद एंड कर्नाटक का ताज पाने के लिए लड़ी गई। इसमें ब्रिटिश ने मोहम्मद अली जो कर्नाटक के थे उनको सपोर्ट किया और नसीर जंग जो हैदराबाद के थे उनको सपोर्ट किया। फ्रेंच ने इनके दुश्मन चंदा साहेब और मुजफ्फर जंग को सपोर्ट किया। ब्रिटिश रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप में लड़े। इन्होंने फ्रांस को बुरी तरह हरा दिया। पीस ट्रीटी शांति के तहत बनाने के लिए साइन हुआ, जिसमें फ्रेंच को सारे राज्य जो उसने कब्जे में ले लिए थे वो वापस देने पड़े। द थर्ड कर्नाटिक वार, ये वार साउथ इंडिया एंड बंगाल तक फैल गई। ब्रिटिश ने फ्रेंच सेटलमेंट चंद्रनागुर पे 1757 में कब्जा कर लिया। सर आयर कूड जो ब्रिटिश कमांडर थे, इन्होंने बैटल ऑफ बैंडीवर्स में फ्रेंच को हरा दिया। इसके बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुआ जिसमें फ्रेंच को चंद्रनागुर एंड पौंडीचेरी वापस दे दिए गए और साथ में समझौता हुआ फ्रेंच ट्रेडर इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। यहाँ से फ्रेंच कमजोर पड़ गया और ब्रिटिश एक शक्तिशाली विदेशी ताकत बन गया। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, साउथ में जीतने के बाद ब्रिटिश कंपनी की आकांक्षाएं बढ़ने लगी। बंगाल में नवाब रूल करते थे। 1740 तक अली वर्दी वहाँ नवाब थे। वह यूरोपियन मर्चेंट के हिसाब से पॉलिसीज बनाते थे। उनकी डेथ 1756 में हो गई। उसका ग्रैंड सन सिराज उद दौला नवाब बना, लेकिन उसकी ब्रिटिश कंपनी से नहीं बनी। दोनों के बीच बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई जिसके बाद बंगाल में ब्रिटिश कंपनी का राज हो गया। बैटल ऑफ प्लासी 1757, ये बैटल ब्रिटिश एंड सिराज उद दौला के बीच हुई 23 जून 1757 में। ब्रिटिश ने सिराज उद दौला के अंकल मीर जाफ़र को अपनी साइड कर लिया और बोले अगर साथ दोगे तो आपको हम नवाब बना देंगे। ब्रिटिश कंपनी ने चालाकी से ये बैटल जीत ली और मीर जाफ़र को नवाब बना दिया। मीर जाफ़र ब्रिटिश की उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा तो उसे बदल के उसके भतीजे मीर कासिम को नवाब बनाया, लेकिन वह भी इनके हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहता था तो वापस मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया। बैटल ऑफ बक्सर 1764, बैटल ऑफ बक्सर ब्रिटिश और मीर कासिम शाह आलम शुजा उद दौला के बीच लड़ी गई। तीनों ब्रिटिश से बुरी तरह हार गए। बाद में ब्रिटिश को दीवानी राइट्स मिले। वो बंगाल, उड़ीसा, बिहार से टैक्स कलेक्ट करने लगे। इससे ब्रिटिश एम्पायर और मजबूत हो गया। उनका अवध के कोटा और इलाहाबाद पे भी कब्जा हो गया। डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश के पास दीवानी राइट्स और निजामी राइट्स दोनों आ गए।
दीवानी राइट्स में मुगल टैक्स कलेक्ट करते थे, निजामी राइट्स में नवाब टैक्स कलेक्ट करते थे। अब ब्रिटिश के पास पावर्स थी लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, लेकिन रूलर्स और नवाब के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी लेकिन पावर्स नहीं थी। इससे वो कमज़ोर हो गए। इससे किसान जो है वो दुगना टैक्स देने लगे और जबकि एग्रीकल्चर जो था वो डिक्लाइन होने लगा। सब्सिडरी अलायंस, ब्रिटिश ने ना सिर्फ वॉर के थ्रू अपने पैर जमाए इंडिया में बल्कि दूसरे तरीके भी अपनाए। जैसे लॉर्ड वेलेस्ली ने एक पॉलिसी बनाई सब्सिडरी अलायंस। इस अलायंस में जो इंडियंस रूलर्स थे वो चाहे तो ब्रिटिश आर्मी को यूज़ कर सकते थे और उसके लिए वो ब्रिटिश कंपनी को पैसे देते थे। अगर वो पैसे नहीं दे पाते थे तो पेनल्टी में उनके राज्य का कुछ हिस्सा ब्रिटिश को देना पड़ता था और अगर कोई इनके अगेंस्ट कोई डिसीजन लेता था तो उसका राज्य ये लोग हड़प लेते थे। इस पॉलिसी से ब्रिटिश के अंडर में कई राज्य आ गए जैसे अवध, हैदराबाद, ग्वालियर, इंदौर, उदयपुर, जोधपुर एंड जयपुर। अब है द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस किया 1834 में। इसके अकॉर्डिंग अगर किसी राज्य के रूलर की डेथ हो जाती है और उसका कोई वारिस ना हो, मीन्स लीगल हायर ना हो, तो वो ब्रिटिश कंपनी के अधीन हो जाएगी। इस डॉक्ट्रिन के थ्रू उसने सतारा, जैतपुर, उदयपुर, संबलपुर, नागपुर, भगत एंड झांसी को ब्रिटिश कंपनी के कंट्रोल में ले लिया। वॉर्स विद हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। 1760 में हैदर अली मैसूर का किंग बना। वो अपनी पावर्स को बढ़ाना चाहता था। मराठास, ब्रिटिश एंड निजाम ये इससे जेलस थे। ब्रिटिश ने मराठास और निजाम को साथ में लेके हैदर अली को हरा दिया। इन वॉर्स को एंग्लो मैसूर वॉर्स बोला जाता है। इसके बाद में ब्रिटिश और हैदर अली ने एक संधि की जिसमें लिखा था कि अगर कोई तीसरा इनके ऊपर अटैक करता है तो ये एक दूसरे का साथ देंगे। लेकिन मराठास ने हैदर अली पर फिर अटैक किया। ब्रिटिश ने इनका साथ नहीं दिया। इस वजह से सेकेंड एंग्लो मैसूर वार हुई हैदर अली एंड ब्रिटिश के बीच में। 1780 से 1784 तक चली ये वार। टीपू सुल्तान ने फादर हैदर अली की जगह ले ली। 1790 में थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुई ब्रिटिश एंड टीपू सुल्तान के बीच में, जिसमें टीपू सुल्तान हार गया। ब्रिटिश ने उससे सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करने को कहा जो उसने एक्सेप्ट नहीं किया। बाद में फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुई 1799 में जिसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो गई। नाउ वॉर विद मराठास। मराठास चीफ में आपस में भेदभाव थे जिस वजह से ब्रिटिश ने फ़ायदा उठाया और मराठा एंड ब्रिटिश के बीच 4 वॉर्स हुई जिन्हें एंग्लो मराठा वॉर्स बोला जाता है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार 1755 टू 1782। 1772 में नारायण राव पेशवा बने लेकिन उनकी हत्या कर दी गई। रघुनाथ राव जो नारायण राव के अंकल थे वो नए पेशवा बनाए गए जबकि वो लीगल हायर नहीं थे। रघुनाथ राव ने हेल्प के लिए ब्रिटिश कंपनी से संधि कर ली। उन्होंने सेलसेट एंड बेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स ब्रिटिश को दे दिए। नाना फडणवीस जो शक्तिशाली मराठा थे उन्होंने नारायण राव के बेटे सवाई माधव राव को सपोर्ट किया। ब्रिटिश एंड रघुनाथ राव के खिलाफ इनके बीच फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुई 1775 में। उन्होंने ब्रिटिश फोर्सेस को हरा दिया। ये ब्रिटिश के लिए बुरा समय था। ब्रिटिश और मराठा के बीच एक संधि हुई जिसे सलबाई संधि बोला जाता है। द सेकेंड एंग्लो मराठा वार 1803 टू 1805। नाना फडणवीस की डेथ के बाद मराठा चीफ्स के बीच सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। जसवंत राव होलकर ने अटैक करके पेशवा एंड सिंधिया की सेना को हरा दिया और पुणे से पेशवा बाजीराव सेकंड को हटा दिया। पेशवा बाजीराव सेकंड ब्रिटिश से हेल्प लेने पहुंचे और बसेन संधि हुई जिसमें उन्होंने सब्सिडरी अलायंस 1803 में एक्सेप्ट कर ली। सिंधिया और भोंसले को बसेन संधि पसंद नहीं आई। उन्होंने सब्सिडरी अलायंस के लिए मना कर दिया और सेकेंड एंग्लो मराठा वार हुई 1803 में। दोनों हार गए। इसमें कोई ऑप्शन नहीं रहा सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करने के अलावा। थर्ड एंग्लो मराठा वार ये लास्ट अटेम्प्ट था। मराठा अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना चाहते थे। पेशवा ने पूना की ब्रिटिश रेसिडेंसी पर अटैक किया 1817 में। अप्पा साहेब ने नागपुर रेसिडेंसी पे अटैक किया। होलकर ने वॉर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। 1818 में सबकी बुरी तरह हार हो गई और ब्रिटिश सुप्रीम अथॉरिटी बन गया इंडिया की।
वॉर्स विद द सिक्स। इंडिया में एक ही मेजर इंडियन पावर थी पंजाब में, जो इंडिपेंडेंट था, और वो महाराजा रणजीत सिंह के अंडर में थी। ब्रिटिश के साथ अमृतसर संधि हुई, जिसमें सतलज रिवर के एक तरफ उनका एम्पायर था, दूसरी तरफ ब्रिटिश का एम्पायर था। 1845 में फर्स्ट सिख वॉर हुई मुदकी में, जो सिख हार गए। दिसंबर 21 में फिर हुई फिरोजपुर में, फिर से सिख हार गए। 1846 में बुधवल में वॉर हुई, जिसमें जो सिख थे वो फिर से हार गए। ब्रिटिश ने सतलज रिवर क्रॉस करके लाहौर में कब्जा कर लिया। फिर इनके बीच एक संधि हुई, जिसको लाहौर संधि बोलते हैं, और एक भैरोवल संधि हुई। कॉजेज ऑफ ब्रिटिश सक्सेस। अब ब्रिटिश की सक्सेस के कारण क्या है? ब्रिटिश की सक्सेस का मेन रीज़न था कि मुगल एम्पायर के बाद कोई स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर नहीं थी। छोटे छोटे स्टेट्स थे जो सिर्फ अपने हित में काम करते थे और आपस में लड़ते थे, जिसका फ़ायदा ब्रिटिश एम्पायर ने उठाया। तो चैप्टर हमारा यहीं ओवर होता है। आई होप सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। फिर भी कुछ क्वेरीज हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।